सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते वह व्याकरण पाठ 11 विशेषण का सार श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम वसंत पुस्तक का पाठ 11 और व्याकरण का पाठ 11 विशेषण इन दोनों का सार पढ़ेंगे और इनके साथ साथ ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी पढ़ेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाठ के शब्द अर्थ। तो देखिए शब्द अर्थ अचरज आश्चर्य, परखना जांच करना, सैर भ्रमण, आदि अभ्यस्त, नियामत ईश्वरीय देन। बच्चों अचरज यानी आश्चर्य या हैरानी, परखना जांच पड़ताल करना या जांचना, सैर भ्रमण या घूमना, आदि होता है बच्चों अभ्यस्त हैबिचुअल लीन, नियामत ईश्वरीय देन भगवान की देन। और देखिए बच्चों रोचक रुचि बढ़ाने वाला, खुश नसीब भाग्यवान, समा वातावरण, मुग्ध मोहित, कद्र गुणों की पहचान। तो बच्चों रोचक रुचि बढ़ाने वाला, खुश नसीब भाग्यवान, हम कहते हैं खुश नसीब है भाग्यवान है, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, समा वातावरण या माहौल, मुग्ध मोहित, कद्र गुणों की पहचान। पाठ 11 है जो देखकर भी नहीं देखते। इस पाठ की लेखिका हेलेन केलर। इस निबंध में एक ऐसी महिला का वर्णन है जो आंखों से अंधी होते हुए भी आंखों वालों से अधिक देख सकती है। लेखिका जब भी अपने मित्रों से मिलती तो उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूमकर आए तो उन्होंने क्या देखा। मित्रों का उत्तर होता कुछ खास नहीं। बच्चों इस पाठ की कहानी इस पाठ की लेखिका हेलेन केलर पर आधारित है जो नेत्रहीन थी, फिर भी वह आंखों वालों से ज्यादा देखती थी। इसका अर्थ है बच्चों उसके अंदर एहसास अनुभव और स्पर्श की ऐसी शक्ति थी कि वह आंखों वालों से ज्यादा देख सकती थी। जब उसके मित्र बाहर घूमकर आते तो वह उनसे एक ही चीज पूछती कि तुम बाहर घूमकर गए तो तुमने क्या देखा। तो सभी एक ही जवाब देते, कुछ खास नहीं। आगे देखिए बच्चों यह जवाब सुनकर उन्हें आश्चर्य होता था कि आंखें होते हुए भी यह कुछ नहीं देख पाते, जबकि मैं अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हूँ। लेखिका की एक सहेली जब जंगल की सैर करके वापस आई तो लेखिका ने पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा। उसने जवाब दिया कि मैंने विशेष कुछ नहीं देखा। लेखिका को इस जवाब पर कोई
आश्चर्य नहीं हुआ। तो बच्चों, जब उनके मित्र कहीं से घूमकर आते तो वह अपने मित्रों से एक ही प्रश्न करती कि तुम बाहर घूमकर गए, तुमने क्या देखा? तो वे सभी एक ही जवाब देते कि कुछ खास नहीं। उसी प्रकार जब उसकी सहेली जंगल की सैर करके वापस लौटी तो उससे भी लेखिका ने यही प्रश्न किया कि तुम जंगल की सैर करके आई, तुमने वहां क्या देखा? तो उसने भी वही उत्तर दिया कि मैंने वहां कुछ विशेष, कुछ खास नहीं देखा। लेखिका को इस जवाब पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर उसे ऐसे सब जवाब सुनने को मिल जाते थे। तो देखिए बच्चों, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह अक्सर ऐसे जवाब सुनती थी। लेखिका जंगल में घूमने जाती तो अपने स्पर्श से आसपास के वातावरण का अनुभव कर लेती थी। वह भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती। वह अंगुलियों से पानी के झरने का आनंद लेती। तो बच्चों, लेखिका को अक्सर ऐसे जवाब सुनने को मिल जाते थे। जब कोई घूमकर आता तो वे उसे एक ही जवाब देते कि उन्होंने वहां कुछ खास नहीं देखा, कुछ विशेष नहीं था। तो लेखिका को कोई आश्चर्य नहीं हुआ अपनी सहेली के इस जवाब पर। किंतु लेखिका कहती है कि जब मैं जंगल की सैर करने जाती हूँ तो मैं वहां स्पर्श से ही उस वातावरण का अनुभव कर लेती हूँ। वह भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, बच्चों नारियल के पत्ते पर हम डोसा खाते हैं, साउथ इंडियन डिशेस जो हैं वो नारियल के पत्ते पर भी दी जाती हैं, तो वह चिकना होता है, उसको वह स्पर्श करके पहचान लेती थी। और चीड़ की जो छाल होती है, तने पर छाल होती है, उस खुरदरेपन को उसके स्पर्श से पहचान लेती थी। और वह अपनी अंगुलियों से पानी के झरने का आनंद लेती थी। तो बच्चों, वह स्पर्श से छूकर चीजों को पहचान लेती थी। उसे तो ऐसा लगता था कि मैं आंखें न होने पर भी इतना वातावरण और प्रकृति का आनंद अनुभव करती हूँ, तो ये तो आंखों वाले हैं, इन्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? तो देखिए बच्चों, आगे बदलते हुए मौसम का एहसास उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देता था। लेखिका को सब चीजों को छूने मात्र से ही बहुत खुशी मिलती थी। यदि वह उनको देख पाती तो और भी प्रसन्न हो जाती। लेखिका के अनुसार लोग आंखों के होते हुए भी कितना कम देखते हैं। ईश्वर से मिली इस देन को साधारण वस्तु समझकर इसका उचित उपयोग नहीं करते। यदि वे इसका उचित उपयोग करें तो उनका जीवन खुशियों से भर जाता। तो बच्चों, लेखिका कहती है कि मैं आंखों के न होते हुए भी इस बदलते हुए मौसम का एहसास अनुभव कर लेती हूँ, और यह जो वातावरण का एहसास है, खुशी है, हमारे जीवन को खुशियों के रंग में ला देता है। लेखिका कहती है कि मुझे छूने मात्र से इतनी खुशी मिलती है, तो ये तो देख सकते हैं, तो इन्हें तो और भी अधिक खुश होना चाहिए। वे कहती हैं कि आंखों के होते हुए भी ये कितना कम देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जिसके पास जो चीज होती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। जैसे जिनके पास आंखें हैं तो वे बहुत साधारण सी बात समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि सभी को एक जैसा दिखाई देता है, कुछ खास नहीं है। किंतु लेखिका के पास आंखें नहीं थी, तो वे इस चीज को हमेशा महसूस करती थी कि मेरे पास आंखें नहीं है। अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं इस प्रकृति के आनंद का
प्रकृति को, एहसास को, आनंद को अनुभव करती। किंतु लोग इसे साधारण वस्तु समझकर, किसे, अपनी आंखों को, दृष्टि को साधारण वस्तु समझकर इसका उचित उपयोग नहीं करते। यदि वे इसका उचित उपयोग करें तो वे अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी पाठ की कहानी। अब हम पढ़ेंगे पाठ 11 व्याकरण का विशेषण। तो सबसे पहले पाठ 11 विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। बच्चों, तो इसका अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा की विशेषता बताई जाए चाहे सर्वनाम की, इन दोनों में से किसी की भी विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाते हैं शब्द। जैसे अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ, तो संज्ञा की विशेषता है बच्चों की, तो कैसे बच्चे, अच्छे। उसी प्रकार मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं, 30, ये संख्या संबंधी विशेषता है। तो बच्चों अब देखिए विशेष्य। विशेष्य, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नीली पतंग। नीली विशेषण, पतंग विशेष्य। बच्चों, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नीली पतंग, तो नीली विशेषण है क्योंकि रंग रूप संबंधी विशेषता है। पतंग यानी पतंग की विशेषता बता रही हैं, तो ये विशेष्य है। हरा सूट, तो हरा विशेषण और सूट विशेष्य है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 सार्वनामिक। तो बच्चों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक जो रंग रूप संबंधी, आकार दशा संबंधी विशेषता बताते हैं। जो संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वो संख्यावाचक। जो परिमाण व मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं परिमाणवाचक। और वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, मीठा आम, सफेद चादर, पुराना घर। तो बच्चों जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव व दशा व अवस्था संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, अच्छा यानी बच्चा कैसा है, अच्छा ये उसका गुण है, उसकी विशेषता है। उसी तरह सफेद चादर ये रंग संबंधी, मीठा आम ये मिठास है उसकी जो आम की, उसका गुण है। पुराना घर ये उसका दोष हो गया। तो बच्चों ये है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण।
संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लोग, सब लड़के, कई साल, पहली तारीख। बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता यानी गिनती का पता चलता है, कई बार संख्या निश्चित होती है और कई बार अनिश्चित होती है। जैसे 4 लोग यानी ये संख्या बताई गई है। सब लड़के, यहाँ पर ये नहीं बताया कि 4 लड़कों को बस सब बताया है या 100 बच्चों को सब बताया है। तो बच्चों 4 लोग ये निश्चित संख्यावाचक हो गया और सब लड़के ये अनिश्चित हो गया, क्योंकि यहाँ पर गिनती नहीं पता चल रही। तो कई साल भी क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। पहली तारीख ये है निश्चित संख्यावाचक। तो ये है संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे 10 किलो आटा, कम चीनी, 3 लीटर दूध व थोड़ा आटा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। बच्चों अधिकतर इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 किलो आटा, कम चीनी, 3 लीटर दूध व थोड़ा आटा। जैसा कि मैंने अभी संख्यावाचक विशेषण में बताया बच्चों कि उसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों संख्याएं होती है, उसी प्रकार यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों भेद है। जैसे 10 किलो आटा ये निश्चित है, ये मात्रा पक्की है। कम चीनी, अब पता नहीं कितनी चीनी को कम बताया गया है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक। 3 लीटर दूध ये निश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा आटा, अब कितना थोड़ा ये नहीं पता, तो इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। तो बच्चों ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। आगे देखिए सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण भाषा में कभी कभी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, तब वे सर्वनाम नहीं कहे जाते, बल्कि प्रकार्य के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे उस घर में कौन रहता है, आपके भाई साहब कब आएंगे। तो बच्चों सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, उस घर में कौन रहता है, तो सबसे पहले उस शब्द लगा, ये सर्वनाम शब्द है, और घर से पहले संज्ञा से पहले लगा है। तो बच्चों संज्ञा से पहले लगकर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार आपके भाई साहब, तो सबसे पहले आपके सर्वनाम शब्द है और इसके साथ में क्या लगा है, भाई साहब, यानी संज्ञा शब्द, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो इस प्रकार ये होगा सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए। सर्वनाम व
सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वह अचानक चला गया। वह लड़का अचानक चला गया। तो बच्चों, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण। और साधारण रूप में यदि कहा जाए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा व संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे वह अचानक चला गया, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है। अगला वाक्य है वह लड़का अचानक चला गया। अब वह के साथ लड़का लगाए यानी संज्ञा शब्द लगाए तो लड़के की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह ये है दूसरा वाक्य आपका सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है और पहला वाक्य सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। तो बच्चों आगे देखिए, प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत सुंदर बच्चा, गहरी नीली पतंग। बच्चों, प्रविशेषण शब्द हमेशा विशेषण शब्दों से पहले लगते हैं। प्र मतलब पहले, ये विशेषण से भी पहले लग जाते हैं। जैसे बच्चों मैंने दो वाक्य दिए हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर बच्चा। यदि हम कहें सुंदर बच्चा तो सुंदर विशेषण हो जाएगा, किंतु सुंदर से भी पहले क्या लगा है, बहुत सुंदर, तो प्रविशेषण शब्द है बहुत। उसी प्रकार देखिए गहरी नीली पतंग, तो इसमें विशेषण है नीली और गहरी शब्द यहाँ पर प्रविशेषण है, ये विशेषण से पहले लगा है। तो बच्चों ये दोनों उदाहरण आपको प्रविशेषण के बताए हैं मैंने। तो बच्चों इनके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये वे शब्द हैं जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं। समान प्रतीत होने का अर्थ है कि इन शब्दों के रूप में पर्याप्त समानता होती है। जैसे अभिराम तथा अविराम दोनों के रूप में काफी समानता है, पर दोनों के अर्थ भिन्न हैं यानी अलग हैं। अभिराम शब्द का अर्थ है सुंदर तथा अविराम शब्द का अर्थ है लगातार। तो बच्चों श्रुति सम, श्रुति यानी सुनने में समान किंतु उनके अर्थ अलग अलग। उसी प्रकार समरूपी, जो समान दिखने वाले किंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। बच्चों ये सुनने में तो एक समान लगते हैं किंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। इन शब्दों को ही कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अंतर हृदय, अंदर भीतर, अवधि समय सीमा। अवधि हिंदी की एक बोली जो अवध प्रदेश में बोली जाती है। इंदिरा, लक्ष्मी। बच्चों अंतर यानी हृदय, हमारा अंतर्मन, और अंदर यानी भीतर। अवधि समय सीमा, ये तुम्हें अवधि दी गई, तुम्हें समय सीमा दी गई, तुम्हारी 2 घंटे की अवधि है। हम कहते हैं ना परीक्षा 45 मिनट की अवधि है। समय सीमा, अवधि हिंदी की एक बोली जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इंदिरा लक्ष्मी, इंदिरा लक्ष्मी, और इंद्रा इंद्र की पत्नी। इंद्रा इंद्र की पत्नी, भगवान इंद्रदेव की पत्नी। और तरफ, और तथा। गदा एक अस्त्र, गधा एक पशु,
चालक, चलाने वाला, ड्राइवर। चालाक, होशियार। बच्चों, और तरफ एक दिशा के लिए प्रयोग किया जाता है। उस ओर मेरा घर है। और राम और श्याम भाई हैं। बच्चों, ये योजक शब्द हैं। दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है और शब्द। गदा एक अस्त्र। भीम की गदा प्रसिद्ध थी, एक अस्त्र था उसका। गधा एक पशु। चालक, चलाने वाला, ड्राइवर, वाहन को चलाने वाला। चालाक, होशियार। चालाक, होशियार, समझदार। आगे देखिए। दिन, दिवस। दीन, गरीब। परिमाण, मात्रा। प्रमाण, सबूत। मूल, जड़। शस्त्र, हथियार। शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ। बच्चों, दिन, दिवस। दीन यानी गरीब। परिमाण, मात्रा, मापतोल। प्रमाण, सबूत। हम कहते हैं ना हमारे पास प्रमाण है, इस चीज का सबूत है, प्रूफ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मूल, जड़। शस्त्र, हथियार। हम कहते हैं अस्त्र शस्त्र, तो शस्त्र, हथियार। शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ। आगे देखिए। अचार, संरक्षित चटपटा खाद्य पदार्थ। आचार, आचरण, व्यवहार। असमान, जो समान हो, जो समान न हो। आसमान, आकाश। उदार, दयालु। उधार, ऋण या कर्ज। केसर, शेर की गर्दन के बाल। केशर, कुमकुम। बच्चों, अचार संरक्षित चटपटा खाद्य पदार्थ, जिसे घर में रखते हैं हम लोग, अचार। आचार, आचरण या व्यवहार, बिहेवियर जिसे कहते हैं। असमान, जो समान न हो। आसमान, आकाश, नभ, गगन। उदार, दयालु, कृपालु। उधार, ऋण, कर्ज। केसर, शेर की गर्दन के बाल। केशर, कुमकुम। आगे बच्चों, गिरी, पर्वत। गिरी, गिरना। दशा, हालत। दिशा, तरफ। नारी, स्त्री। नाड़ी, नस। बच्चों, गिरी पर्वत या पहाड़ को कहा जाता है, और गिरी, गिरना एक क्रिया है। पुस्तक गिरी, गिर गई यानी। दशा, हालत, अवस्था। दिशा, तरफ। नारी, स्त्री, और नाड़ी, नस। हम कहते हैं नाड़ियों के द्वारा इलाज करते हैं। आगे देखिए बच्चों। भवन, घर। भुवन, संसार। शर, तीर। सर, सरोवर। समान, बराबर। सम्मान, आदर। बच्चों, भवन यानी घर। भुवन, संसार, दुनिया। शर होता है तीर। सर होता है सरोवर, तालाब। समान, बराबर, और सम्मान, आदर। बच्चों, ये सभी शब्द सुनने में समान लगते हैं, किंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसलिए इन शब्दों को कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ये दो शब्द एक जैसे दिखते हैं और सुनने में एक समान लगते हैं, किंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे आज के गृह कार्य की। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द याद करो व लिखो। बच्चों, आज इस वीडियो में करवाए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपको कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने
अगले व्याख्यान में।